जुनून इश्क, किस्त नंबर 22। रियाज आका कौहलर। वो ठिठक कर रुका और अगले लम्हे इसकी रंधी हुई आवाज रिसीवर से बरामद हुई। जी मी जाने कितनी ससकियां आहीं, गले शिकवे अल्तजाएं उम्मीदें और हसरतें मुक़ीद थीं। दानी, पीछे मुड़कर देखो, मैं चंद कदम के फासले पर कार में बैठी हूँ, मेरे पास आ जाओ। दानियाल सरत से मुड़ा। मसकान की कार पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये वही कार थी जिस पर वो अपनी जाने हयात के साथ हनीमून मनाने गया था। वो नपे तले कदम रखता करीब पहुंचा। इसके जहन में एक ही सोच सरगर्दन थी कि जाने उसने किस लिए यूं सर्राह आवाज दी है। बैठो। उसके करीब पहुंचते ही मसकान नॉर्मल लहजे में बोली। दानियाल खामोशी से बैठ गया। मसकान ने कार आगे बढ़ा दी। कार के एयर कंडीशन माहौल में इसे ठंडक का एहसास हवा, मगर ये इस ठंडक से बहुत कम थी जो मसकान के पुकारने पर उसके दिल को पहुंची थी। कहाँ जा रहे थे? मसकान की शेरीं आवाज ने इसके कानों में रसन अडीला। स्टील मिल। क्यों? मेरा ख्याल है तुम्हारी जिस्मानी हालत इस काबिल नहीं कि मजदूरी कर सकूं। मसकान ने सरसरी अंदाज में बात आगे बढ़ाई। वो अंदाजा लगाना चाहती थी कि आया वो इससे कितना खफा था। चंद दिनों में ही इनके दरमियान बहुत बड़ी खलीज हाइल हो गई थी। क्योंकि बज़ाहिर जुदाई की घड़ियां चंद दिनों पर मुश्तमिल थीं, मगर मुस्कान को ये अरसा सदियों पर मुहित लग रहा था। दानियाल आहिस्ता से बोला, दोस्त को मिलने जा रहा था तो टैक्सी रिक्शा करा लेते। ख्याल ही नहीं आया। दानियाल किराया ना होने की बात गोल कर गया। ख्याल नहीं आया या पैसे नहीं थे? मसकान ने मजाहिया लहजे में पूछा। पैसे नहीं थे, वो साफ गोई से बोला। जवाबन वो खामोश रही। दानियाल भी गो मगो की कैफियत में बैठा रहा, यहाँ तक कि वो घर के सामने पहुंच गई। वो नीचे उतरी, दानियाल भी इसकी तकलीद में नीचे उतरा। कार लॉक करके वो घर का दरवाजा खोलने लगी। आए। अंदर दाखिल होते हुए उसने कार के साथ खड़े दानियाल को पुकारा। वो इस पीछे अंदर दाखिल हो गया। इस बहशत से बेदखल हुए उसे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद ये अरसा उसे बहुत तवील लग रहा था। ख्वाबगाह का दरवाजा खोलाम कर वो अंदर घुस गई। वो भी सेहर ज़दा सा इसके पीछे चला आया। वो पीछे मुड़ी और पूछा, दानी खफा हो? वो दानियाल का जवाब जानती थी। इसे मालूम था कि वो दीदा इससे खफा ही नहीं हो सकता था, इसके बावजूद वो पूछने से बाज ना आ सकी। दानियाल नफीमी सर हिला कर रह गया। मसकान ने गाओ नून उतार दिया। दानियाल एकटक उसे घूरा जा रहा था। मसकान ने एक बार नजर उठाकर इसकी आंखों में झांका, मगर इन आंखों से फूटती बेपाई चाहत का सामना ना कर सकी और शर्मा कर सर झुका लिया। हाँ, इसे मोहब्बत कहते हैं। इसके अंदर से आवाज आई। ये होती है चाहत कि जबान का काम भी आंखें संभाल लेती हैं। आप बैठो। मसकान ने इसका खुरदरा हाथ थामा और इसके साथ उसके दिल में जाने पहचाने जज्बे हलकोरा लेकर बेदार हो गए। खली आंखों में इस ख्वाबगाह के अंदर गुजरे दिन फिल्म की तरह चलने लगे। दानियाल ने इसके हाथ को पकड़कर आंखों से लगाया और फिर हथेली की पुश्त चूमता हुआ बोला, मशी, मेरी जान, मेरा ख्याल है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मसकान ने कहा, नहीं, ये तबीर है। वो बेड पर बैठ गए। मशी, एक बात पूछूं? पूछो। तुम अब भी मेरी बीवी हो ना? मेरी शरीक हयात हो ना? अनजाने में तलाकनामा दस्तखत करने से तलाक तो नहीं होती ना? इसके लहजे में हजारों अंदेशे पिन्हल थे। मैं तमधारी बीवी हूँ, तमधारी शरीक हयात थी और हूँ। और इस तरह तलाक नहीं होती। अगर तलाक हुई होती तो मसकान तुम्हें यहाँ नजर ना आती। मसकान के लहजे में उमती चाहत दानियाल को हैरान कर गई थी। मशी, वो चीखते हुए बेकाबू हो गया था। फिर अल्फाज ने इसका साथ छोड़ दिया। मोहब्बत की इंतहा में अमूमन ज़बानें गिंगा हो जाया करती हैं। इसने मसकान को अपनी जानिब खींचा। वो मिकनातीस की तरह इसके साथ चिमट गई थी। जाने कब से वो उन लम्हात के सपन देख रही थी। फिर बहुत सारी देर गुजर गई। वो यकनन अजान की आवाज़ थी। दानियाल उसके बाजू पर सर रखकर सो गया था। वो खुद भी खुनूदगी के आलम में थी। अजान की आवाज़ सुनकर वो कसमसाई। दानी, उठो, नमाज नहीं पढ़नी। इसने दानियाल के बालों में उंगलियां फहराते हुए कहा। अम्मी जान, देखो ना, मशी इधर ही है। वो हड़बड़ाकर उठा और चलाने लगा। ए दानी, होश में आव। मसकान के झंझोड़ने पर वो चौंक गया। चंद लम्हे उसकी तरफ हैरान नजरों से घूरने के बाद उसके चेहरे पर छाई वहशत कम हुई। अगले लम्हे वो इससे लपट गया। मशी, तुम यही हो ना? हाँ, तुम यही हो। तुम तो हमेशा से मेरे पास ही होती हो, बस कभी कभी मुझे तंग करने के लिए लहजा भर के लिए उछल होती हो, वरना तुम मुझसे कब दूर हुई हो? इसने चाहत से पूछा। दानी,
क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पता है मशी, हमेशा अजान के वक्त तुम मुझे जगाने आती थी। तमधारा गीला हाथ में अपने माथे पर महसूस करता और फिर तुम छप जाती। मैं आवाज़ें देता मगर तुम जवाब ना देती। अम्मी जान मुझे समझाती थी कि तमधारी मशी नहीं आई, मगर जानता था अम्मी को पता नहीं है। तुम आया करती थी ना? इसने बच्चों की सी मासूमियत से पूछा। मसकान की आंखों में नमी उभरी और वो रंधी हुई आवाज में बोली, मैं हमेशा से तुम्हारे पास ही तो थी। पास ही रहना जाने हयात। पास ही रहना, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। चुप, ऐसी बातें नहीं करते। मसकान ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। ये सच है मशी? अच्छा, ये गपशप बाद में होगी, पहले नमाज पढ़ो। और वो सर हिलाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नमाज पढ़कर मसकान को सख्त भूख का एहसास हुआ। दानी, मुझे तो भूख लगी है। दानियाल ने जवाब दिया। मुझे भी। मसकान ने मशवरा दिया। तो चलें, किसी होटल में खा लेते हैं। इसने मसकान के कोमल हाथ थामकर कहा। नहीं, तुम खुद बनाओ। कितनी सदियों से उन हाथों की पकी रोटी नहीं खाई। किया, 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 ये सदियों कहाँ से आ गई मोहतरम? मसकान ने आंखें निकाली। वो इत्मीनान से बोला, तुमसे दूर होने पर 1 मिनट 1 साल के बराबर लगता है। बाकी का हिसाब खुद लगा लो, मेरी तालीम यूं भी ना होने के बराबर है। अच्छा ऐसा है, मैं रोटियां बनाती हूँ। आप सालन ले आएं ड्रामाबाज कहीं के। मसकान ने कहा। आज वो तन मन धुन से खुद को दानियल का महसूस कर रही थी। इसका मोहब्बत भरा अंदाज दानियल की रूह तक को सरशार कर रहा था। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर हो जाए तो घबराना नहीं। देर कैसी? दानियल ने वजाहत करते हुए कहा। वो दरअसल होटल वाले पैसे लेकर सालन देते हैं। तो पहले तो भीख मांगकर इतनी रकम इकट्ठी करने पड़ेगी ना कि 2 आदमियों का सालन खरीद सकूं। बेशर्म, वो हंसने लगी। बेशर्मी का है कि भीख मांग रहा हूं, डाका तो नहीं डाल रहा। अच्छा बकवास ना करो, ये लो पैसे। इसने परस से नोटों की गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैं होटल खरीदने नहीं जा रहा। हम जानती हूँ। बाकी के पैसे अपने पास रख लेना, बाद में हिसाब ले लूंगी। अब ड्रामे छोड़ो और जल्दी जाओ, भूख से बुरा हाल है। दानियाल सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो किचन में घुसकर आटा गौंदने लगी। इसके अनग अनग से खुशी फूट रही थी। दानियाल की परजोश और बेपायूं मोहब्बत ने इसे निहाल कर दिया था। वो भी कितनी बेवकूफ थी कि इस मुसर्रत भरी जिंदगी को ठोकर मारकर चल दी थी। वो दिल ही दिल में फरीहा की शक्र-गुजार हुई, जिसकी रहनुमाई की बदौलत वो दोबारा अपनी जन्नत में लौट आई थी। इसे उम्मीद थी कि वो दोनों मिलकर आज रात हमाद को भी किसी ना किसी तरह राजी करने में कामयाब हो जाएंगी। हमाद को राजी करने के लिए वो हर कीमत देने को तैयार थी। दानियल के लुटने तक वो 2-3 रोटियां पका चुकी थी। वो किचन में बैठकर उसे रोटियां पकाते देखता रहा। रोटियां बनाकर वो ख्वाबगाह में आ गए। वही जगह थी जहां दानियल इसके नाज नखरे बर्दाश्त करता, उसे हाथों से रोटी खिलाता, इसका झूठा पीकर तारीफों के डोंगरे बरसाता। आज भी दानियल के रवैये में सरमू फर्क नहीं आया था। वो उसी तरह अपनी मशी की एक एक बात पर कुर्बान जा रहा था। फर्क आया था तो मसकान के रवैये में, जो पहले इससे दूर भागने की कोशिश करती और आज अलिफ से चिमटी जा रही थी। मशी, एक बात पूछूं? वो ज्यादा देर चुप नहीं रह सका था। मना किसने किया है? आज तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। वो हंसी। क्यों, ये तब्दीली बुरी लग रही है क्या? नहीं, ये तो ऐसी तबीर है कि जिसका मैं सपना भी नहीं देख सका था। मगर डर लगता है कहीं ये किसी आजमाइश का आगाज ना हो। पगला ना हो तो, वो चाहत भरे लहजे में बोली। अब कैसी आज़ाइश? आप हर इम्तिहान में सरखे रो हो चुके हैं। मशी, मुझे डर लग रहा है। इतनी ज्यादा मुसर्रत का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर ये सपना हुआ तो मैं बेमौत मारा जाऊं नूनगा। मसकान ने उसे डांटा। चुप, ऐसी बातें नहीं करते। उसके साथ उसने खाने के बर्तन एक तरफ रखे और इसकी गोद में सर रख कर लेट गई। दानियाल इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। दानी, फरीहा बहुत प्यारी, अच्छी और मुखलिस लड़की है। बिल्कुल उसी की बदौलत तो मुझे अपनी मशी वापस मिली। दानी, वो तो मुझसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है, कुंवारी भी है। और उसने आपको शादी की पेशकश भी की थी, फिर इसकी ऑफर कबूल ना करने की वजह? ये किसने कहा कि वो तुमसे खूबसूरत है? इसमें शक ही किया है। मसकान नाज से अठलाई। मशी साहिबा, ये मेरे दिल से पूछो ना, कि कौन खूबसूरत है मेरी मशी से। अच्छा पता है मेरी मजबूरी क्या थी, और मैं किस वजह से आपसे दूर हुई।
नहीं, ना जानना ही चाहता हूँ और ना तुम अपने बीते दिनों की कोई बात मुझे सफाई पेश करने की नीयत से सुनाना। दानी, एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इज्जत वाओ हुर्मत हमेशा से अजीज रही है। आज तक मुझसे कोई ऐसा काम सरजद नहीं हुआ कि मुझे नजरें झुकाने की जरूरत पड़े। मैं मुतल्लका हूँ, जब तक पहले शौहर के अक़द में थी वही मेरे जिस्म वाओ जंग का मालिक था। अब आपकी मनकूहा हूँ तो बस आप ही मुझे छू सकते हैं। अगर इसके बरअक्स होता तो क्या दानियल के दिल से इसकी मशी की चाहत कम हो सकती थी? वो शरारत से मुस्कुराई। क्या पता, मुंह ही ना लगाते, मुंह ही ना लगाते। दानियल ने उसकी नाक की फनिंग को पकड़कर मरोड़ा। अच्छा, आपने फिर वही मजदूरी शुरू कर दी थी। तो और क्या करता? दुकान जो तुम्हारे हवाले करके गई थी, तुम्हारे बदले वो हकीर सी दुकान कबूल कर लेता। तो और क्या चाहे, मशी के बदले तो तख्त वाओ ताज भी ठुकरा देता। दानियल ने उसकी ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाया। बेवकूफ, वो हंसी और फिर कहने लगी, वो दुकान तुम्हारे नाम कर दी थी मैंने, और इस पर तुम्हारा कब्जा है। मैं चाहूं भी तो तुमसे वापस नहीं ले सकती। तुम मेरी जान भी ले सकती हो, दुकान तो बहुत मामूली चीज है। जानते हो, तुम्हारा मुकर्रम खान मेरा भाई बन गया है। मसकान ने मौजू बदला। बहुत अच्छा इंसान है। दानियल ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा ठहरो, इससे बात करते हैं। मसकान मोबाइल फोन निकालकर मुकर्रम खान का नंबर डायल करने लगी। इस्लाम अलीम बाजी। मुकर्रम खान की भारी आवाज रिसीवर से बरामद हुई। मसकान ने स्पीकर ऑन कर दिया था। खान भाई कैसे हो? बाजी, बिल्कुल ठीक है। कोई मददगार साथ रखा है या अकेले ही जुड़े रहते हो? अभी तक तो किसी को नहीं रखा। अच्छा, तुम्हारे दानियल साहब से सुलह हो गई है, और ये दुकान मैंने इसे बेच दी है। फिर तो खुश है बाजी। दानियल साहब तो बहुत अच्छा आदमी है। बस अब सारा हिसाब किताब इसके हवाले कर देना। मसकान ने हंसते हुए कहा। ठीक है बाजी, मुकर्रम खान ने कहा और मसकान कॉल खत्म करते हुए बोली। कैसा है दानी साहब? मशी, ना तो मुझे दुकान छुड़ने का कोई दिख था, और ना वापस मिलने की कोई खुशी हुई। नजर तो खुश आ रहे हो। तुम अच्छी तरह जानती हो ये किस बात की खुशी है। दानियल ने उसकी खूबसूरत आंखों में झांका। अच्छा, ये अपनी कार की चाबी भी ले लो। इसने परस से कार की चाबी निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई। शुक्रिया, इस मर्तबा दानियल मुंह बनाते हुए बोला, और वो खिलखिला कर हंस पड़ी। चलें, अम्मी जान को लेके आते हैं। मसकान उठ बैठी। चलो। दानियल भी उठ गया। थोड़ी देर बाद वो दानियल के घर की तरफ जा रहे थे। ड्राइविंग की जिम्मेदारी दानियल ने संभाली हुई थी। घर के सामने कार रोकते हुए वो बोला, खबरदार मशी, माफी वगैरह के चक्करों में ना पड़ना। अम्मी जान तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। जी मुहतरम, मैं अपनी अम्मी को आपसे ज्यादा जानती हूँ। कहते हुए वो नीचे उतर गई। आयशा खातून सहन में बिछी चारपाई पर बैठी थी। दानियल के साथ नकाब पोश लड़की को देखकर वो हैरान रह गई थी। इसका दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। बेटियों की सी बहू को वो बड़ी आसानी से पहचान गई थी। उसी वक्त मसकान ने नकाब अलट दिया। रहा सुहाशक भी दूर हो गया। वो बेसब्री से उठी। मसकान भी भागकर इससे लपट गई। मेरी बची। आयशा इसकी आंखों और माथे पर बोसा देते हुए इसकी बुलाएं लेने लगी। ना कोई शिकवा हुआ, ना गिला और ना शिकायत। ना ये ही पूछा कि क्यों लौटी हो। बेटियों के लिए तो इन भीमों की आगोश वा रहती है। जज्बात का तूफान थमा तो मसकान बोली, अम्मी जान, मैं आपको लेने आई हूँ। चलें अपने घर। चलो बेटी। आयशा फौरन तैयार हो गई। मसकान को नाराज करने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। मसकान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ इस आसानी से हो जाएगा। इतने गैरतमंद लोग कि हर चीज को ठोकर मार कर चले जाएं। मगर इसके जरा से बुलाने पर बगैर किसी हजरत के यूं झट से तैयार हो जाना। यकीना वो उसे अपना समझते थे। ऐसा अपना जो कभी पराया ना हो सके। दानियल ने इस घर से सिर्फ मसकान का शबे उरूसी का लिबास लिया था। मसकान ने धीमी आवाज में पूछा, अब तो कपड़ों वाली आ गई है, अब भी ये जोड़ा संभालते फरूगे? तुम्हें क्या पता कि मैं ये लिबास किस मकसद से लाया था? मोहब्बत और खुशबू छपाई नहीं जा सकती दानी। इसने कहा, मशी, मैं जानता था एक दिन दोबारा तुम्हें पालूंगा। मसकान खामोशी से कार का दरवाजा खोलकर आयशा के साथ बैठ गई। वो दानियाल की वारफ्तगी से वाकिफ थी। बैद नहीं था कि वो मुंह के सामने इससे लपट जाता। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए थे। मसकान ने वापसी की इजाजत चाही। क्या मतलब, तुम कहाँ जाओगी? दानियाल ने हैरानी से पूछा। वो बेबसी से बोली, दानी,
2-3 दिन तक तुम्हें मेरे बगैर रहना होगा, एक छोटा सा मसला है, वो जैसे ही हल होता है मैं हमेशा के लिए यहीं आ जाऊं नूनगुन्नागी या तुम्हें अपने पास बल्ला लूंगी। कैसा मसला? इसकी हैरानी दूर नहीं हुई थी। हमाद, थोड़ी परेशानी पैदा कर रहा है, बाद में तफसील बताओ नूनगुन्नागी। बस 1-2 दिन सब्र करो, मैं तमधारी हूँ और तमधारी रहूंगी इंशाअल्लाह। दानियाल ने बेबसी से सर हिला दिया। मैं हमेशा तमधारा मुंतजिर रहूंगा जान। मसकान ने आयशा खातून के पास जाकर उससे इजाज़त ली और वापसी का कसद किया। डाइनिंग टेबल पर फरीहा को देखकर हमाद हैरान रह गया था। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी जरी हो जाएगी, मगर अब उसे मसकान के बारे में इत्मीनान था और इसका मूड खुशगवार था। बड़ी बात है जी, आज तो हमारे घर में उजाला हो रहा है। इसका लहजा खुशगवार सही मगर अंदाज तंजिया था। फरीहा ने फीकी मुस्कुराहट से पूछा, कैसे हो? जिंदा हूँ, वो शाकी लहजे में बोली। गो खफा होना मेरा हक था, इसके बावजूद मैं मनाने चली आई। औरत हूं ना, झुकना मेरी फितरत है। झुकने आई हो या झुकाने? हमाद के लिए इसकी आमद के मकसद के बारे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। हमाद, तुम्हें समझौता करना पड़ेगा मेरी खातिर। फरीहा की आंखों में नमी नमूदार हुई। मसकान इस दौरान खामोश बैठी रही। ओके, क्या चाहती हो? बाजी की बात मान लो। मैं कल से उसी मुताल्लिक सोच रहा था और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारा अलहदा हो जाना ही बेहतर रहेगा। हादी, फरीहा फर्क जज्बात से चीख उठी। मुझे यकीन था तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। वो मुस्कुराया। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले सेठ ज़ादी से निपट लूं। वो मसकान की तरफ मुतवज्जह हुआ। तो मुहतरमा, तलाक वगैरह का ड्रामा किस तरह स्टेज करेंगे? इस बारे तो हमने कोई मंसूबा ही नहीं बनाया। ठीक है, तुम सोचो, 2 दिन के अंदर कोई फैसला कर लो। परसों तक मैं यहीं रहूंगा कोठी में, और इसके बाद चला जाओ नूनगुन्नागा। लेकिन हमारी तलाक की खबर फिलहाल राज रहेगी और हम लोगों की नज़र में उसी तरह मियां बीवी बने रहेंगे, क्योंकि हम जो कुछ कर चुके हैं इसकी खबर अगर सेठ फहीम साहब को हो गई तो शायद वो हमें कभी मुआफ ना करे। मसकान ने कहा, थैंक्स हमाद साहब, मुझे उम्मीद थी कि आप उसी तरह बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। और जहाँ तक भैया का ताल्लुक है तो उसे मैं खुद बेखबर रखना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है डिनर शुरू करें। यूं भी आप दोनों कोई तजवीज़ सोचोगी तो फिर ही बात हो सकेगी। वो इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए खाने की तरफ मुतवज्जह हो गईं। दोनों के वहम व गुमान में भी नहीं था कि हमाद इतनी आसानी से मान जाएगा। मसकान दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी और फरीहा खुश थी कि उसका हमाद लौट आया था। गो इसे दौलत बहुत अजीज थी मगर उसे भी तो चाहता था। वो जैसा भी था उसे कबूल था। डिनर इन्होंने खामोशी से किया। हमाद किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। डिनर करके वो उनसे इजाज़त लेके उठ गया। उसकी इस हरकत को फरीहा ने खिफ़त पर महमूलाम किया कि बज़ाहिर नज़र वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था और उसने मसकान के कत्ल का मंसूबा भी बनाया हुआ था। शायद इसे गुमान हो कि मैंने मसकान को सब कुछ बता दिया है। फरीहा ने सोचा और मुस्कुरा दी। इसने सोचा कि उसी वक्त उठकर हमाद को सारी बात बता दे मगर फिर वक्त देखकर ना जा सकी। बाजी, अब मुझे ड्रॉप कर दी, हमारा आज का मिशन तो पूरा हो गया, बाकी मंसूबा कल सोचेंगे। थोड़ी देर रुक जाती। नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। इतनी रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। गो पापा ने मुझे बहुत आज़ादी दे रखी है, मगर मुझे भी तो कुछ सोचना चाहिए। सही कहा। मसकान उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद इसकी कार फरीहा के घर की तरफ रवाना थी। वो एक बार फरीहा की मुंह से भी मिल चुकी थी। आज डिनर के लिए भी वो खुद उसे पक करने गई थी। सुबह नाश्ते के बाद मसकान घर से निकल आई। दानी की याद सारी रात उसके दिल में करवटें लेती रही थी। अब जबकि सारा मसला हल हो गया था तो इसका दिल इससे मिलने के लिए मचलने लगा। पहले इसका इरादा हवा के कॉल करके बता दे कि मैं आ रही हूँ मगर फिर इसने दानियल को सरप्राइज देने का सोचा और इत्तला दे बगैर चल पड़ी। वो उस वक्त एक ऐसी सड़क से गुजर रही थी जिस पर रश ना होने के बराबर था। अचानक इसकी कार का पिछला टायर धमाके से फट गया। इसने बड़ी मुश्किल से तेज रफ्तार कार को संभाला। अगर रश होता तो वो लाजमन एक्सीडेंट कर बैठी होती। कार सड़क के किनारे लगाकर वो नीचे उतर आई। फालतू टायर डगी में मौजूद था लेकिन टायर बदलना इसके बस से बाहर था। वो उसी सोच में थी कि उसका क्या हल करे। अचानक एक सुजुकी कार वाला उसके करीब आकर रुका और मुहज्जब लहजे में पूछा, बहन, खैर तो है? क्या हवा? भाई, टायर बर्स्ट हो गया है। वो परेशान किन लहजे में बोली।
किया फालतू टायर नहीं है। वो कार से नीचे उतर आया। इसके हमराह एक दूसरा आदमी भी बैठा था, वो भी नीचे उतर आया था। भाई, टायर तो है, चाबी इधर दो। इसने मसकान की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने बेझिझक उसे चाबी थमा दी। जाहिद, मेरी मदद करो। डगी खोलकर वो अपने साथी को बोला, और इसका साथी इसके साथ हो लिया। 10-15 मिनट के अंदर इन्होंने टायर तब्दील कर लिया था। ये ली बहन। पुराना टायर डगी में रखकर उसने चाबी मसकान की तरफ बढ़ा। भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको अजर दे। मसकान उनका शुक्रिया अदा करके कार में आ बैठी। अभी उसने सुलफ लगाया ही था कि जाहिद नामी आदमी ने मुखालिफ सिमत में आकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा इनलॉक करके वो मुस्तफसर हुई। जी भाई। मगर उस वक्त इसकी आंखें हैरत से फैल गईं जब जाहिद दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया और इसके साथ ही इसके हाथ में खौफनाक शक्ल का पिस्टल नजर आने लगा। मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि कोई भी गलत हरकत तमधारी जान ले सकती है। कुक, कौन है आप, और ये किया मजाक है? मसकान का दम घुटने लगा था। उसी वक्त दूसरा मर्द मसकान वाली साइड से आकर खिड़की पर झुका और अगले लम्हे उसने जेब से रुमाल निकालकर मसकान की नाक पर रख लिया। गो मसकान ने नकाब ओढ़ी थी मगर वो नागवार वो काबब का एक बारीक कपड़ा नहीं रोक सका था। चंद सेकंड में इसका दिमाग अंधेरों में गुम हो गया और वो एक साइड पर लुढ़क गई। बास उसे संभालू में अपनी कार में गया। जाहिद नामी आदमी बोला, और दूसरे आदमी ने जो लाजमन कामी खंजर था। सर हिलाता हुआ मसकान को दूसरी सीट पर धकेलकर ड्राइविंग संभाल ली। मसकान को उसने इस अंदाज में एडजस्ट कर लिया जैसे वो सो रही हो। चंद लम्हों बाद वो दोनों कारें एक मखसूस सिमत में रवाना हो गई थीं। मसकान के अगवा में इन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। कार का टायर उनके एक मोटरसाइकिल सवार साथी ने साइलेंसर लगे पिस्टल से बर्स्ट किया था और वहां रुकने के बजाय आगे निकल गया था। बाकी का काम तवक्को से भी आसान साबित हुआ था। मसकान की आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। कमरे में एक पुराना कारपेट बिछा था और वो उसी पर लेटी थी। कमरे के बड़े दरवाजे के साथ एक छोटा दरवाज़ा नजर आया जो लाजमन वॉशरूम का था। इसके जहन में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे मगर जवाब नदारद थे। कमरे में ट्यूबलाइट जल रही थी। इसने कलाई पर बंधी सुनहरी रेस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाई। 10 बजने वाले थे। इसे अंदाज़ा लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि वो कई घंटे तक बेहोश रही थी। और इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। इतना तो वो जानती थी कि वो अगवा हो चुकी है मगर क्यों? ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। शायद तावान तलब करने के लिए ऐसा किया गया हो। एक इम्कानी सोच इसके दिमाग में उभरी। मगर उन लोगों को मेरी इमारत के बारे किया मालूम? एक दूसरी सोच ने पहली सोच को झटलाना चाहा। यकीना कार देखकर इन्होंने अंदाजा लगा लिया होगी कि मोटी आसामी है। वो इन्हें सोचों में खोई लेटी रही। जब काफी देर तक कोई अंदर ना आया तो उसने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर हसब तवक्को दरवाजा बंद था। वो परेशानी से कमरे में टहलने लगी। उसके जिस्म से गाउन उतार लिया गया था। दोपट्टा भी गायब था। यूं नंगे सर अजनबी जगह में उसे बेचैनी हो रही था लेकिन इसका कोई हल नहीं था। अचानक कमरे के बाहर किसी के पाँव नुनगुना की चाप उभरी और वो चुंककर दरवाजे की सिमत मुतवज्जह हो गई। बोल्ट खोलकर एक मर्द अंदर दाखिल हुआ। वो उसे देखते ही पहचान गई थी। ये वही था जिसने चाबी मांगकर डगी खोली थी। अजनबी मर्द के सामने खुद को नंगे सर पाकर वो अजीब सा महसूस करने लगी। मेरा नाम। वो एक लम्हे के लिए रुका। मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, अलबत्ता काम है कत्ल व गारत, डाके, अगवा बराए तावान और। वो एक लम्हे के लिए रुका। खैर वो भी जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तो अपने प्यारे भैया सेठ फहीम साहब का सील फोन नंबर इनायत फरमा दो। वो आहिस्ता से बोली, मुझे जबानी याद नहीं है। अलबत्ता मेरे सील फोन में दर्ज है। इसने जेब में हाथ डालकर इस मोबाइल फोन निकाला। मोबाइल फोन ऑफ था। इसे ऑन करते हुए उसने पूछा, किस नाम से दर्ज है? भाई फहीम के नाम से। इसने उसी के मोबाइल से नंबर डायल किया। पहली घंटी पर ही कॉल अटेंड कर ली गई थी। मसकान, कहाँ हो तुम? इसके लहजे से मुतरशह परेशानी जाहिर कर रही थी कि वो मसकान की गुमशुदगी से वाकिफ है। सेठ साहब, ये मैं हूँ, और तुम्हारी प्यारी खूबसूरत बहन उस वक्त मेरे सामने बैठी है। कसम से इतनी प्यारी लड़की आज तक नजर से नहीं गुजरी। दोपट्टा भी सर पर नहीं ओढ़ा। रात इतनी तारीक नहीं जितना इन जुल्फों ने अंधेरा कर दिया है। उसकी जबान इसकी शक्ल से भी ज्यादा घटिया थी। मसकान हया से सिमट गई थी। सेठ फहीम हलक के बल धाड़ा।
कौन हो तुम बदबख्त, शायद तुम्हें जिंदगी अजीज नहीं है। धीरज सेठ साहब। धीरज, शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बहनों के भाई किसी को धमकियां नहीं देते, खासकर इस आदमी को जिसके कब्जे में इनकी बहन हो। बेवकूफ, कुछ भी हो सकता है। क्या चाहते हो? सेठ फहीम ने मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। वो अच्छी तरह जानता था कि फिलहाल वो गुस्सा करने की पोजीशन में नहीं है। अब की है न अक्लमंद भाई वाली बात। मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। कल शाम तक मिल जाएगा। सेठ फहीम बल्ला तम्मुल बोला। मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। हम जिंदा वापस मिलेगी भई। इसने मजाहिया अंदाज में जवाब दिया। मैंने कहा उसे हाथ भी ना लगाना। सेठ फहीम का पारा एक मर्तबा फिर बुलंद होने लगा। फिर 10 करोड़ लगेंगे। इसने मुतालबा बढ़ाने में देर नहीं की थी। सेठ फहीम ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हारे मुंह में मर्द की जबान नहीं लगती। पहले 5 करोड़ और अभी 10 हो गया, थोड़ी देर बाद 15 हो जाएगा। गो मुझे अपनी मर्दांगी का इजहार करने के कई तरीके आते हैं और तुझे यकीन भी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। लेकिन तीर ये पहली और आखिरी गलती समझ के मुआफ कर देता हूँ। बाकी बात समझने की कोशिश करूँ जनाब सेठ साहब। 5 करोड़ तुम्हारी बहन को जिंदा छोड़ देने के थे, अब तूने कहा बिल्कुल हाथ नहीं लगाना तो मैंने 5 मजीद बढ़ा दिए। तुम्हें वादा करना होगा कि इसके बाद मेरी बहन को हाथ भी नहीं लगाओगे। पक्का वादा। वो खबासत से हंसा। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, तुम मेरी बहन से बात कराओ। ये लो करो बात। इसने मसकान की तरफ मोबाइल फोन बढ़ाया। भैया कहकर वो ससकियों भरने लगी। घबराना नहीं गुड़िया, सेठ फहीम ने उसे तसल्ली दी। मैं कल शाम तक तुम्हें रहा करा लूंगा। जी भैया, वो आंसू रोकते हुए आहिस्ता से बोली। उसी वक्त इसने फोन इसके हाथ से झपट लिया। यकीन आ गया ना मिस्टर सेठ? पैसे कैसे और कहाँ पहुंचाओ नूनगुन्ना? सेठ फहीम ने जल्दी से पूछा। मसकान का रोना उसके दिल पर छुरी चला रहा था। ये कल बता दिया जाएगा। और मेरा ख्याल है ये बताने की जरूरत तो नहीं कि पुलिस को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। सेठ फहीम ने उसे इत्मीनान दिलाया। राब्ता मुनक़ते करके उसने मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। तो मसकान, मुझे कामी खंजर कहते हैं। और पूछना ये था कि तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? बिल्कुल भूली भाली। अगर मुझसे शादी करना चाहो तो मैं 10 करोड़ मुआफ कर सकता हूँ। मसकान ने बेबसी से सर झुका लिया। वो इसकी खबीस नजरों और गंदी बातों पर वो तिलमिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ओह, याद आया, तुम तो शादीशुदा हो ना? तो किया है यार, तलाक ले लेना। तुम्हारा हमाद मुझसे खूबसूरत तो होगा मगर मेरे जितनी मर्दांगी नहीं है उसमें। मसकान को हैरत का झटका लगा। वो कैसे हमाद से वाकिफ था? शायद ये लोग पहले से मेरी निगरानी कराते रहे हों। एक इम्कानी सोच इसके दिमाग में उभरी। मगर इस तरह तो इन्हें दानियल के बारे भी खबर होनी चाहिए। तो क्या सोचा है? उसके करीब होकर कामी ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। पप प्लीज, वो पीछे होते हुए खौफजदा लहजे में बोली। नहीं बीबी, यहाँ कोई प्लीज वगैरह काम नहीं आती। इस मर्तबा कामी ने बेबाकी से उसका हाथ पकड़ा। मसकान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर ना छुड़ा सकी। प्लीज देखो भैया, तुम्हें मुंह मांगी रकम अदा करने पर राजी हो गए हैं। ओ कमान यारे, कुछ नहीं होता। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे पहली मर्तबा किसी ने हाथ पकड़ा है। शादीशुदा लड़की तो इन लम्हात को एंजॉय करती है। छोड़ो मुझे कमीने। मसकान ज्यादा देर इसकी दस्तक दराजी बर्दाश्त ना कर सकी। एक झटके से हाथ छुड़ाते हुए उसने इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। तमधारी ये जराते। कामी गिराया और अगले लम्हे हर अंदेशा बालाए ताक रखते हुए वो इस पर झपटा। मसकान की हर मुजाहमत बेकार गई थी। अचानक कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अनदरे दाखिल हुआ। बास, जेरा वापस आ गया है। ये मंजर शायद इसके लिए नया नहीं था, उस लिए बगैर झिझके इससे मुखातिब हुआ था। कामी मसकान से अलहदा होकर उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं बास, मेरा ख्याल है आपके जाने के बाद यह मेरी ज़रूरत पेश आएगी। इसने मसकान की तरफ देखते हुए होंठों पर जबान फेरी। इसे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। कोने में समटी मसकान को देखते हुए उसने जहर खुनद लहजे में कहा। बास, ये तो जियादती है। शट अप, कहकर उसने नोवारद को दफा होने का इशारा किया और खुद भी इसके पीछे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा लॉक करना वो नहीं भूला था। मसकान घुटनों में सर दए बे आवाज रोती रही। इसके दिमाग में गुज़श्ता रोज दानियल से की गई गुफ्तगू गूंजी। आज तक मुझसे कोई ऐसा काम सरजद नहीं हुआ जिससे मुझे नजरें झुकाने की जरूरत पड़े।
किया ये बड़ा बोल था और अब मेरे पास इज्जत व हुर्मत का फख्र बाकी नहीं रहेगा। एक लर्जा खेज सोच इसके दिमाग में उभरी। कामी के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो इसके भाई से किया गया वादा निभाने का कोई इरादा नहीं रखता था। यूं भी ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता। अब इससे जान बचाने का एक ही तरीका है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मगर किया इस तरह मेरी बख्शिश हो जाएगी। हराम मौत मरना कब जायज़ है? शायद इज्जत बचाने के लिए जायज़ हो। इसका दिल मुख्तलिफ ख्यालात की आमा जगह बना रहा मगर वो कोशिश के बावजूद खुदकुशी की कोशिश ना कर सकी। और अपनी इज्जत की सलामती के लिए अपने अल्लाह से दुआ करती रही। जारी है।